नमस्कार। आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद। तो इनसे संबंधित आज जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत के जितने भी यूनियन काउंसिल मिनिस्टर हैं वो किस आर्टिकल में पढ़ते हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन सभी मुख्य बिंदुओं को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरकार की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव एवं सरकार का मुख्य अध्यक्ष होता है। 1947 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री दल या संधि का नेता होता है जिसका लोकसभा भारतीय संसद के निचले सदन लोअर हाउस जिसे लोकसभा कहते हैं में बहुमत होता है। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेता है। राष्ट्रपति कार्यालय एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को दिलवाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 74 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद होनी चाहिए जो कि अपने कार्यों को प्रयोग में लाने हेतु ऐसी सलाह के रूप में तदनुरूप कार्य करे। अगला, जब कोई भी दल निचले सदन में अध्यक्षता न करे या जब भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन अधिकारी होते हैं। अगला, राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है यानी कि किसी एक देश में एक ही प्रधानमंत्री होंगे और फिर उचित समय अंतराल के अधीन उसे निचले सदन यानी कि लोकसभा में उसके बहुमत को साबित करने हेतु कह सकता है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति जो दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है 6 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिसके अंतर्गत उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा 6 महीने के दौरान। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला, संयुक्त राज्य की संसद प्रणाली की तरह प्रधानमंत्री पर केवल निचले सदन यानी कि लोकसभा से ही होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। अगला, राष्ट्रपति की रजामंदी पर प्रधानमंत्री कार्यालय को संभालता है। यदि निचले सदन में वह बहुमत में असफल रहता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थिर निर्धारित नहीं होता है, साथ ही उसका वेतन एवं भत्ता भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उनके मंत्रिपरिषद के कार्य। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह यानी कि प्रधानमंत्री। एक पदाधिकारी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। अगला, वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्राथमिक चैनल होता है। प्रधानमंत्री जिस सदन से संबंध रखता है, चाहे वो लोक सदन हो या फिर राज्य सदन, वह स्वतः ही उसका नेता बन जाता है। नेक्स्ट, वह नीति आयोग, अंतर्जातीय परिषद, मंत्रिमंडल समिति इत्यादि का अध्यक्ष भी होता है। अगला है आपका मंत्रिपरिषद जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 74 मंत्रियों की एक परिषद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में हो जो अपने कार्यों के प्रयोग में इस प्रकार की सलाह के अनुसार कार्य करे। सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। हालांकि राष्ट्रपति इस प्रकार की सलाह पर पुनर्विचार की सिफारिश कर सकता है किंतु पुनर्विचार कर दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है। यह प्रावधान 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अगला आर्टिकल 75 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सिर्फ इस यही चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 75 में। उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, कितने वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। लोकसभा हेतु मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है। जब लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तब मंत्रिपरिषद राज्यसभा में सदस्यता के निरपेक्ष पूर्ण रूप से त्यागपत्र देती है। वह एक टीम समूह के रूप में कार्य करते हैं और साथ में ही सफलता या असफलता का सामना करते हैं। यदि मंत्रिमंडल की बैठक में उनमें मतभेद रहा होगा तब भी मंत्रिमंडल का निर्णय समस्त मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। आगे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति की रजामंदी के दौरान कार्यालय को मंत्रिपरिषद द्वारा संभाला जा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उन्हें पदच्युत कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सुरक्षित रखने हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आवश्यक है। अगला, कानूनी उत्तरदायित्व। संयुक्त राज्य के असमान भारत में कानूनी उत्तरदायित्व की कोई प्रणाली नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक अधिनियम के लिए राष्ट्रपति का आदेश एक मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगला,
राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को कार्यालय एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उनके वेतन, भत्तों इत्यादि में संसद द्वारा समय समय पर संशोधन किया जाता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सामने कार्यालय का कार्यभार संभालती है। उन्हें उनके कार्यालय से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अगला है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तय की गई है। यह 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी मंत्री सदन का सदस्य न होने पर भी उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकता है या फिर ले सकती है। ऐसी स्थितियों में मंत्री के पास मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। एक मंत्री के पास संसद या संयुक्त बैठक अधिवेशन की किसी भी समिति की प्रक्रियाओं में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार होगा। अगला, एक व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, उसे 6 महीने हेतु मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। कार्यवाहक सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी, यानी कि लोकसभा को विघटन यानी कि उसे भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद कार्यालय का पद संभालने का अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहयोग एवं सलाह के बिना किसी भी प्रकार के कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगला है मंत्रिपरिषद की रचना। मंत्रिमंडल के मंत्री, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। उनके पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होते हैं एवं वे मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित रहते हैं। शब्द मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान आर्टिकल 352 में बताया गया है कि इसे आर्टिकल 75 के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों का परिषद के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य मंत्री, वे मंत्रालय के स्वतंत्र विभागों के प्रभारी होते हैं या उन्हें मंत्रिमंडल मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और जब तक आमंत्रित नहीं किया जाए वे इसकी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। उपमंत्री, उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, उन्हें मंत्रिमंडल मंत्रियों या राज्य के मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। संसदीय सचिव, वे वरिष्ठ मंत्रियों से उनके संसदीय कर्तव्यों में सहायता हेतु जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्री से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इसे एक बार और देख लीजिएगा या फिर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा या फिर चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।